आई एम आकांक्षा चौहान एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवो एजुकेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि रेवोल्यूशन क्या होता है, एज ऑफ रेवोल्यूशन क्या था और ऐसी कौन कौन सी जगह रही जहां रेवोल्यूशन देखने को मिला था। उनमें से एक था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूरोप बहुत से लोगों को इंस्पायर किया, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट पार्ट में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि रेवोल्यूशन की जो शुरुआत है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से हुई थी, बट फिर भी अगर एक एक्चुअल शुरुआत, एक एक्चुअल स्टार्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो वो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन उसको कह सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है? बेसिकली जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रेवोल्यूशन का जो मतलब होता है वो यही होता है कि एक बड़ा चेंज आना। तो ठीक उसी तरह से फ्रांस के अंदर भी 1789 से सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिले, जहां फ्रांस के लोगों के द्वारा फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू मोनार्की को, जो कि एक ट्रेडिशन चली आ रही थी फ्रांस में, उसको ओवरथ्रोन किया और एक नेशन बिल्ड किया गया। अब बेसिकली इतना बड़ा रेवोल्यूशन अगर हुआ है तो उसके पीछे एक या दो रीजन तो नहीं होंगे, एक या दो से ज्यादा रीजंस ही इतने बड़े रेवोल्यूशन का कारण बनते हैं। और उन्हीं रीजन को मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्या वो रीजन थे जिसकी वजह से ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ। तो इन्हीं रीजंस के ऊपर आज की मेरी वीडियो रहेगी, आज मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले रीजन के बारे में बात करते हैं, वो है फ्रांस का एस्टेट सिस्टम। तो बेसिकली फ्रांस की 1780 के अंदर 24,700,000 पॉपुलेशन थी और ये पॉपुलेशन 3 स्टेट में डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट रोमन कैथोलिक क्लर्जी थे, इसके अलावा इनकी जो संख्या थी वो 1 लाख थी। सेकेंड स्टेट में फ्रेंच नोबिलिटी पीपल आते थे जिनकी संख्या 4 लाख थी। और थर्ड स्टेट जो कि फ्रांस का 98% ऑफ पॉपुलेशन बनाती थी, उसमें लेबर, उस दौरान के जो लॉयर थे, मर्चेंट थे, ये सब लोग आते थे। अब मेन रीजन जो था वो यहाँ की पॉपुलेशन नहीं थी, मेन रीजन था कि जो यहाँ पर थर्ड एस्टेट थी, ये वो एस्टेट थी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पुअर लोग आते थे और यही वो लोग थे जिनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, टैक्स का बर्डन झेलना पड़ता था। फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट जो कि हाई क्लास पीपल थे, अच्छा खासा इनके पास पैसा होता था, लेकिन इनको यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। यही कहीं ना कहीं एक रीजन बड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, क्योंकि बेसिकली जो 98% पॉपुलेशन थी जो थर्ड एस्टेट के अंदर आती थी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी टैक्स के बर्डन से, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास खुद इतना पैसा होता नहीं था कि ये इतना टैक्स पे कर सके। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन रहा। अगला रीजन था एज ऑफ एनलाइटमेंट, जहां पर बहुत सारे फिलोसोफर्स बाहर निकल कर आए, जैसे कि जीन जैकस रोस्यू, जॉन लॉकी, बॉरन दे मॉन्टेस्क्यू। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने आइडियाज के साथ लोगों को अवेयर करना शुरू किया और उनको मोनार्की, जो कि एक लंबे समय से एक ट्रेडिशन की तरह फ्रांस में चली आ रही थी, उसको क्वेश्चन किया, लोगों को यह समझाया कि हमें मोनार्की को ओवरथ्रोन करना है। यानी कि ये जो मोनार्की चली आ रही थी कि बाप का बेटा राजा बने, फिर उस बेटे का बेटा राजा बने, इसको हमको ओवरथ्रोन करना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर अगला जो रीजन है वो इकोनॉमिक कॉज है। 18th सेंचुरी के दौरान मैं बताऊं तो फ्रांस ने बहुत सारे वॉर्स में पार्टिसिपेट किया जो कि ब्रिटेन के खिलाफ थे, क्योंकि उस वक्त वो ब्रिटेन का बहुत ही बड़ा दुश्मन था। तो बेसिकली ब्रिटेन के खिलाफ जितने भी यूरोप के अंदर वॉर्स होती थी उसमें बढ़ चढ़कर फ्रांस हिस्सा लेता ही था, ताकि वो ब्रिटेन से अपना बदला ले सके। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 7 ईयर वॉर भी बहुत एक लंबी वॉर थी जो चली थी, जिसमें फ्रांस एट द एंड हार जाता है। फ्रांस का यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा भी लगा था। इसके अलावा मैं बात करूँ तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुआ, जहां पर ब्रिटेन और अमेरिका आमने सामने थे। वहां भी फ्रांस ने अपना काफी पैसा, समय अमेरिकन के सपोर्ट में लगाया। एट द एंड अमेरिका तो फ्री हो गया, उसको फ्रीडम मिल गई, लेकिन फ्रांस के बुरे हाल हो गए क्योंकि उसको इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पे उस लड़ाई की वजह से फेस करने पड़े। तो जितने भी यहाँ के लोग थे वो कहीं ना कहीं फ्रांस के जो राजा थे उसके खिलाफ हो गए, उसका विद्रोह करने लग गए, उनके मन में कहीं ना कहीं गुस्सा भर गया था। अगला जो रीजन है वो यही है कि फ्रांस के जो राजा थे, पहले लुइस 15 और फिर उनके बेटे लुइस 16, दोनों के दोनों बहुत ही वीक राजा थे। लग्जरियस लाइफ ये जीते थे, टैक्स कलेक्शन में जितना पैसा होता था, जो भी पैसा इनके पास होता था, वो सब का सब अपनी नीड्स में, अपनी लग्जरियस लाइफ को कंटिन्यू करने में यूज करते थे। राज्य में रहने वाले लोगों से इनका कोई मतलब नहीं होता था। उनके लिए कुछ करना, उनके लिए कोई डेवलपमेंट करना, इनका उससे कोई भी लेना देना नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं लोगों
के मन में अपने राजा के प्रति ही बहुत ज़्यादा नफरत और बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ पर फैल गया था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न रहा था कि वो चाहते थे कि अब फाइनली इस मोनार्की को ओवरथ्रोन किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो अगला रीज़न है वो यही है कि फ्रांस कहीं ना कहीं अपने राजा से तो परेशान था ही, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये यही आते रहे, इनकी पीढ़ी चलती रही, तो हमारी कंडीशन हमेशा ऐसी ही रहेगी। इसके अलावा एक और रीजन जो था वो यही था कि फ्रांस बहुत सारे वॉर में पार्टिसिपेट करता आया था, बहुत सारा पैसा अपना वॉर में खर्च कर देता था, लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब तब हो गई जब फ्रांस के अंदर हार्वेस्ट खराब हो जाता है मौसम की वजह से। तो बेसिकली हार्वेस्ट बर्बाद हो जाती है, फ्रांस को इकोनॉमिक क्राइसिस, फूड क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। 90% ऑफ पॉपुलेशन जो यहाँ पे थर्ड एस्टेट बनाती थी वो स्टेपल फूड ब्रेड कंज्यूम करती थी। तो कहीं ना कहीं फूड क्राइसिस की वजह से क्या हुआ, ब्रेड के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए, तो उनके ऊपर और ज़्यादा बर्डन आ गया। एक तो उन्हें टैक्स भी उन्हें ही पे करना पड़ रहा था, ऊपर से उनकी इनकम इतनी नहीं थी। तीसरा, जो ब्रेड वो कंज्यूम करते थे उसके भी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिए। तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को तो इन चीज़ों से ज़्यादा इतना फ़र्क पड़ नहीं रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो हो रहे थे वो थे थर्ड एस्टेट। कहीं ना कहीं थर्ड एस्टेट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा था, और जो भी फूड क्राइसिस फ्रांस के अंदर चल रहे थे उसको सही करने के लिए भी फ्रांस के राजा ने कुछ भी नहीं किया। यही रीज़न है कि लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट होती है, क्योंकि और वो 98% जो पॉपुलेशन थी कहीं ना कहीं एक ही प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। तो यहीं से उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग भी जनरेट होती है, और यही से उनके अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्ट होता है उसकी भी यहाँ पर स्टार्टिंग होती है, ताकि वो मोनार्की को ओवरथ्रोन कर सके। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर फ्रांस की क्रांति के क्या रीजंस रहे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।